हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। टॉपिक वाइज करंट अफेयर तो मैं कवर करता ही हूं। आपको पता है कि अब मैं मंथली और वीकली करंट अफेयर भी लेकर आता हूं, और उसको भी मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है हर वीडियो में। जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको मेरा पैटर्न पता है वीडियो बनाने का और पढ़ाने का और समझाने का। तो विलंब न करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज पहला टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण दिवस, मीन्स इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं और उनकी थीम क्या है इस वीक। मई 3rd वीक का ये वीडियो है दोस्तों। तो सब मई 2020 3rd वीक का ये वीडियो है। अंतर्राष्ट्रीय पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल इसका थीम था फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग। कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25, यहाँ पे +25 भी होगा, +25 भी थीम में रहेगा दोस्तों। तो कोपेनहेगन और बीजिंग सम्मेलन को 25 साल पूरे हो गए। कोपेनहेगन और बीजिंग सम्मेलन को 25 साल पूरे हो गए, इसलिए इसका नाम रखा गया इस बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का थीम रखा गया है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। प्रकाश के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस दोस्तों मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1960 को लेजर लाइट का इस्तेमाल करके पहला ऑपरेशन किया गया था। 16 मई 1960 को लेजर लाइट का इस्तेमाल करके पहला ऑपरेशन किया गया था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थियोडोर मैमेन। इन्होंने ही ये पहला ऑपरेशन किया था। कब? 16 मई 1960 को। इसीलिए यूनेस्को इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष के रूप में प्रतिवर्ष मनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्किम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 मई को भारत का एक राज्य है सिक्किम स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 22वां। 16 मई 1975 को 1975 को और संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया गया था। 36वां संविधान संशोधन। ये सब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है एग्जाम में, लेकिन पूछ लेता है कि सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए संविधान में 36वां संशोधन 1975 में किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई को 3 डेट आपने देख लिया, दिमाग में आप बैठाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष दोस्तों ये मनाया जाता है 17 मई को। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 17 मई को ये मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम था कनेक्ट 2030 ICT फॉर SDG। अब ये ICT और SDG क्या है? कनेक्ट मतलब जोड़ना, 2030 तक सभी लोगों को जोड़िए। ICT का मतलब होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किसके लिए? कनेक्ट 2030 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर SDG, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट गोल। मीन्स सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए 2030 को जोड़िए। किसकी सहायता से जोड़िए? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से जोड़िए। किसके लिए जोड़िए? SDG, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट गोल के लिए जोड़िए। उम्मीद करता हूं अब समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 17 मई को। इसे ही इंग्लिश में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी बोलते हैं, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटने का जो रिजल्ट है वही हाइपरटेंशन होता है। और दोस्तों ब्लड प्रेशर का एक साइंटिफिक है 120। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है गैस्ट्रोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है 80 mm ऑफ मरकरी। ये ब्लड प्रेशर का है। एक सिस्टोलिक है, एक डायस्टोलिक है। इस 80 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। किसका? मनुष्य का ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप। अगर 120 से अधिक हो गया तो वो उच्च हो गया, अगर ये 80 से नीचे हो गया तो ये निम्न हो गया। तो उच्च रक्तचाप दिवस दोस्तों 17 मई को मनाया जाता है।
कब? 17 मई को मनाया जाता है उच्च रक्तचाप दिवस, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डेज, कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। थीम था इस बार म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, ये जान लीजिए समानता के लिए संग्रहालय, समानता के लिए संग्रहालय इस साल का थीम था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का। ये मनाया जाता है 18 मई को। म्यूजियम संग्रहालय की इंग्लिश होती है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस भी 18 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यह पहली बार 1998 में मनाया गया था। कब? 1998 में। एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। जिस प्रकार से कोविड-19 एक बीमारी है, उसी प्रकार से एड्स भी एक बीमारी है। कोविड-19 एक बीमारी का नाम है। बीमारी का नामकरण करने वाली संस्था का नाम WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 की हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी प्रकार से एड्स बीमारी है, वो किस वायरस से होता है? उसका नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, लेकिन सबको पता होगा और जिनको जिनको पता है वो कमेंट में बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डेज, वर्ल्ड बी डे, बी मतलब होता है मधुमक्खी। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल यह 20 मई को मनाया जाता है क्योंकि एंटोन जनसा एक व्यक्ति थे। एंटोन जनसा का जन्मदिन 20 मई को होता है। एंटोन जनसा का जन्मदिन होता है। अभी एंटोन जनसा कौन थे? तो एंटोन जनसा दोस्तों मधुमक्खी पालन का जनक कहा जाता है। एंटोन जनसा को इन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया था कि कैसे मधुमक्खी का पालन किया जाए, और मधुमक्खी पालन को इंग्लिश में कहते हैं एपीकल्चर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर कहते हैं इंग्लिश में मधुमक्खी पालन को। तो फादर ऑफ एपीकल्चर कौन है? एंटोन जनसा। फादर ऑफ एपीकल्चर दोस्तों कौन है? एंटोन जनसा, ध्यान रखिएगा। और विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। एंटोन जनसा का बर्थडे होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो मई के तीसरे सप्ताह में कुछ श्रद्धांजलियां, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, महत्वपूर्ण लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई। तो पहले व्यक्ति हैं दोस्तों देवेश राय। देवेश राय जिनका हाल ही में निधन हो गया, प्रसिद्ध क्या थे? तो ऐसे ही कर करके क्वेश्चन आता है। तो देवेश राय दोस्तों लेखक थे। कैसे लेखक थे? बंगाली लेखक थे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी सबसे फेमस किताब का नाम है तीस्ता परेर वृतांतो। तीस्ता परेर वृतांतो, वृतांतो मतलब वृतांत, वृतांतो, तीस्ता परेर वृतांतो मतलब तीस्ता नदी का किनारा। तीस्ता एक नदी है, परेर मतलब किनारा, वृतांतो मतलब होता है कहानी। अर्थात तीस्ता नदी का किनारा, वृतांतो मतलब कहानी, अर्थात तीस्ता नदी के किनारे की कहानियाँ। इसी किताब के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तीस्ता परेर वृतांतों के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी भी इसी हफ्ते मृत्यु हो गई। इसी हफ्ते मतलब मई माह के तृतीय सप्ताह में, मई माह के तृतीय सप्ताह में देवेश राय की मृत्यु हो गई। इनकी फेमस बुक थी दोस्तों तीस्ता परेर वृतांतो। तीस्ता परेर वृतांतो। दूसरे व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई, साई गुंडेवर। साई गुंडेवर, ध्यान से सुनिए, साई गुंडेवर कौन थे? तो ये पूछ सकता है आपसे, ये प्रसिद्ध कौन थे दोस्तों? ये प्रसिद्ध एक्टर थे। प्रसिद्ध एक्टर थे। आप लोगों ने एक मूवी आमिर खान की देखी होगी पीके में एक एक्टर थे, उन्हीं का नाम था साई गुंडेवर। गुंडेवर पीके देखा होगा, रॉक ऑन जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है। ये भी ध्यान में रखिए कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई। तो इनकी मृत्यु दोस्तों ब्रेन कैंसर की वजह से हुई। किस कारण से हुई? ब्रेन कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हुई। साई गुंडेवर ये एक अभिनेता थे, जाने माने अभिनेता थे। पीके जैसी फिल्म में ये काम कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ब्रेन कैंसर से उनकी मृत्यु हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर अनी सुज्जमा का निधन हो गया। ये किस देश के रहने वाले थे दोस्तों? तो ये बांग्लादेश के थे, भारत के नहीं थे, बांग्लादेश के थे। प्रोफेसर अनी सुज्जमा पद्म भूषणम से सम्मानित थे। ये मशहूर लेखक थे प्रोफेसर अनी सुज्जमा। इनको भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। दूसरे नंबर का
पद्म विभूषणम है, तीसरे नंबर का पद्म भूषणम है, चौथे नंबर का पद्मश्री है। तो पद्म भूषणम से ये सम्मानित थे प्रोफेसर अनिसुजमा और बांग्लादेश के निवासी थे। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अगले कौन व्यक्ति हैं प्रसिद्ध जो जिनकी मृत्यु हो गई? बॉब वाटसन। अब ये बॉब वाटसन पूछ सकता है किस खेल से या किस क्षेत्र से संबंधित थे? खेल से संबंधित थे। अब खेल के भी डीप में जाएगा तो आपसे पूछेगा खेल में किस खेल से संबंधित थे? तो बेसबॉल से संबंधित थे। बॉब वाटसन किससे संबंधित थे? बेसबॉल से संबंधित थे। आपको बताना है बेसबॉल में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? इनको द बुल कहा जाता है। इनका निक नेम है दोस्तों द बुल, BULL। इनको बॉब वाटसन को द बुल कहा जाता है और ये बेसबॉल प्लेयर थे। अगला क्वेश्चन है रत्नाकर मट्टकरी। मट्टकरी है, लिखने में मिसप्रिंट है। रत्नाकर मट्टकरी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो दोस्तों ये मराठी लेखक थे। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। किनको? लेखक रत्नाकर मट्टकरी। आपसे पूछ सकते हैं क्या थे ये? तो ये मराठी लेखक थे, मराठी भाषा के लेखक थे दोस्तों रत्नाकर मट्टकरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट MCQ है। इनको MCQs के रूप में भी हम करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है MCQs में आदमी को MCQs तब करना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे MCQ कहते हैं, हिंदी में उसे बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल मीन्स बहुत, चॉइस मीन्स विकल्प। तो दोस्तों इसको हम विकल्प के रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन उसका सॉल्व करना चाहिए, मेरा यह मानना है, जिसका आपको ज्ञान हो। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसका आंसर ही पढ़ना मेरे हिसाब से सही होता है। फिर भी आप अपना विचार रखिएगा। अगर आपको लगेगा कि सर MCQs के रूप में लाइए, विकल्प के रूप में लाइए, तो हम विकल्प के रूप में ही लाएंगे। मेरा ये पैटर्न है कि करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो करंट अफेयर में डायरेक्ट आंसर पढ़ना चाहिए। और कोई सब्जेक्ट, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन सब सब्जेक्ट को पहले आप पढ़ लीजिए, फिर MCQ सॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना सुझाव दे सकते हैं, उस पर अमल किया जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट, किस राज्य के अरुम्बूर लकड़ी, किस राज्य के अरुम्बूर लकड़ी की नक्काशी, अरुम्बूर लकड़ी की नक्काशी को GI टैग यानी भौगोलिक, GI मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन को हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। तो तमिलनाडु में एक जिला है दोस्तों, उसका नाम है पेरम्बलुर, उसका नाम है पेरम्बलुर जिले में एक स्थान है, इसका नाम है अरुम्बुर में लकड़ी की नक्काशी की जाती है। लकड़ी को इस प्रकार से काटा पीटा जाता है, उसको इस प्रकार से उसको शेप प्रोवाइड किया जाता है। कभी लकड़ी का बाग बना देते हैं, कभी लकड़ी का शेर बना देते हैं। तो तमिलनाडु के पेरम्बलुर जिले में स्थान है अरुम्बुकुर, वहाँ पे लकड़ी की नक्काशी के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध है, उसको GI टैग मिला है। तमिलनाडु में एक जगह और है दोस्तों, तंजावुर, उसका नाम है तंजावुर, वह है ये तंजावुर नेति वर्क्स को भी भौगोलिक संकेतक दिया गया है। तंजावुर भी एक जगह है तमिलनाडु में, यहाँ की नेति वर्क्स को भी GI टैग मतलब भौगोलिक संकेतक मिला है। इस नेति वर्क्स में भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। नेति वर्क्स लिख दी यहाँ पे, नेति वर्क्स एक स्थान है, उसका नाम है तंजावुर। और जान लीजिए तमिलनाडु के कोविलपट्टई कड़वई मिठाई, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछला मतलब मई के फर्स्ट वीक में जो वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था। कोविलपट्टई कड़वई मिठाई को भी भौगोलिक संकेतक इसी मंथ मिला है दोस्तों। ये मई माह के का पार्ट 3 है। पिछले साल तमिलनाडु के डेंडीगुल का ताला और कंडागी साड़ी को भी भौगोलिक संकेतक मिला था। ध्यान से सुनिएगा, डेंडीगुल का ताला, इसको भी भौगोलिक संकेतक मिला था। आप हमें कमेंट में ये बताइए, भौगोलिक संकेतक किसी वस्तु को क्यों दिया जाता है या किसी प्लेस के किसी विशिष्ट चीज़ को क्यों दिया जाता है, ये कब से शुरू हुई थी प्रक्रिया? अगर आप बता सकते हैं तो इसको बताइए। तो दोस्तों ये रहे भौगोलिक संकेतक से रिलेटेड।
तमिलनाडु के कुछ भौगोलिक संकेतक जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला नंबर रहा दोस्तों स्वीडन का। स्वीडन कहाँ का देश है? तो स्वीडन दोस्तों, स्वीडन कंट्री है यूरोप का। स्वीडन को पहला स्थान मिला और भारत को 74वां स्थान मिला। ये हमें ये बताता है कि हम परंपरागत अर्थात कन्वेंशनल जो ऊर्जा है उसके जो स्रोत हैं उनसे आधुनिक स्रोत की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम, मतलब परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से हम आधुनिक ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कैसा काम कर रहे हैं ये इंडेक्स हमें ये बताता है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना, कहीं से भी एक फेज से दूसरे फेज में जाना ही ट्रांजिशन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन कहलाता है। तो ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 74वां। इस इंडेक्स को, इंडेक्स की हिंदी होती है सूचकांक, इस सूचकांक को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व आर्थिक मंच, जिसके चेयरमैन है क्लोस श्वाब। इसके चेयरमैन है क्लोस श्वाब और इसका मुख्यालय है दोस्तों दावोस, स्विट्जरलैंड के दावोस में हर साल इसकी बैठक होती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस इंडेक्स को जारी किया जिसमें भारत को स्थान मिला है 74, प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों स्वीडन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, होप मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो उत्तराखंड सरकार ने होप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। होप की फुल फॉर्म क्या है? होप में HOPE, H से हेल्पिंग, O से आउट, P से पीपुल, E से एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, मतलब लोगों की सहायता सब जगह करो। ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों उत्तराखंड की सरकार ने। यह ऐप युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में मदद करेगा। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को नापा, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को नापा। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को नापा। उत्तराखंड में एक जगह है कोटद्वार, और कोटद्वार के कनाव आश्रम में पहला मुसलमानों के लिए योगा कैंप का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में एक जगह है कोटद्वार, और कोटद्वार में एक जगह है कनाव आश्रम, कनाव आश्रम। तो दोस्तों कनाव आश्रम में क्या हुआ? कनाव आश्रम में मुसलमानों के लिए पहले योगा कैंप का आयोजन किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और देहरादून के बारे में खास बात बताता हूं। देहरादून में इस साल हुआ था पहला हेलीकॉप्टर समिट, इसी वर्ष हुआ था पहला हेलीकॉप्टर समिट। यहाँ पे दाल पोषित योजना उत्तराखंड में चल रही है, आंचल अमृत योजना भी उत्तराखंड में चल रही है। दाल पोषित योजना, आंचल अमृत योजना भी उत्तराखंड में चल रही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आई फील यू नामक ब्रेसलेट बनाया है? किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए आई फील यू, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं, नामक ब्रेसलेट बनाया है? मतलब इस ब्रेसलेट को अगर कोई पहना रहेगा तो उसको दूसरा व्यक्ति फील कर सकता है। तो इसको बनाया है दोस्तों इटली की गवर्नमेंट ने, इटली देश ने इसको बनाया है। इटली यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी रोम है। रोम में एक है दोस्तों विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय भी रोम में स्थित है। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने निजी अस्पताल को निजी सुरक्षा उपकरण, जिसे बोलते हैं PPE, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, किट, मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने पर 5% अनुदान देने का फैसला किया है? तो ऐसा किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। मीन्स निजी सुरक्षा उपकरण जैसे किट हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, दस्ताने हो गए, इस पर 5% छूट देने, अनुदान मतलब छूट या पैसा देने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश के 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। पहले मोबाइल ऐप का नाम है दोस्तों प्रवासी राहत मित्र। पहले मोबाइल ऐप का नाम है प्रवासी राहत मित्र, और
आयुष कवच भी उत्तर प्रदेश का मोबाइल ऐप का नाम है, आयुष कवच। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें और बताता हूँ। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस का इलाज करने वाला किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश ये पहला अस्पताल बना। और एक बात जान लीजिए, पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। कोरोना वायरस मरीजों का पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। पूल टेस्टिंग मतलब बहुत सारे लोगों के कोरोना वायरस का एक साथ जांच करना। अगर सैंपल निगेटिव आता है तो जांच आगे नहीं होगी, अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हम डिस्क्रीट कर करके अलग कर करके उसकी जांच को करेंगे। और उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं और हैं दोस्तों, उसके बारे में समय समय पर हम बतलाते रहेंगे। एक ही बार में सब कुछ बतला दिया जाए कन्फ्यूजन हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के तहत $1 अरब का ऋण प्रदान किया है? तो ये बैंक है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, फिर से बतला रहा हूं। इसके अध्यक्ष हैं केवी कामत। केवी कामत भारतीय हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों चीन के संघाई में है। कहाँ पे है? चीन के संघाई में। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, BRICS। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स समूह है 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का। B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका का समूह है। तो ब्रिक्स बैंक भी इसे बोला जाता है, लेकिन अब इसे मूल रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में कहा जाए तो नए विकासशील बैंक इसे बोलते हैं। इसके अध्यक्ष हैं केवी कामत। ये भारत के हैं, केवी कामत भारत के हैं, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई चीन में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे आप बोलते हैं ASI। अब ASI को हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंग्लिश में कहेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पुरातत्व का अध्ययन। आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व का अध्ययन। तो इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नई महानिदेशक बनी है दोस्तों वी विद्यावती, महिला हैं वी विद्यावती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वीं, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी दोस्तों महाराष्ट्र करेगा। ध्यान सुनिए, 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर, हॉकी में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष, ये सब ध्यान रखिए आप। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? महाराष्ट्र करेगा। 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। यह भी ध्यान रखिए क्योंकि आप लोग यूपी के निवासी हैं। अगर यहीं पुरुष की जगह पर महिला हो जाए तो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी इस साल महाराष्ट्र करेगा और उत्तर प्रदेश करेगा। 2021 में होगा सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप। सीनियर का पुरुष का राष्ट्रीय चैंपियनशिप, सीनियर के महिला का राष्ट्रीय चैंपियनशिप, एक का आयोजन महाराष्ट्र करवाएगा, दूसरे का आयोजन यूपी करवाएगा। लेकिन जो यूपी में होगा वो 2021 में होगा, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर व सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा में होगा। अभी तक जो मैंने बताया वो सीनियर के बारे में बताया। और महिला चैंपियनशिप जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप झारखंड में होगा। हॉकी इंडिया जूनियर व सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप हरियाणा में होगा। जूनियर व सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप झारखंड में होगा। हॉकी का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो पुरुष का होगा 2021 में भारत में होगा। हॉकी का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप पुरुष का 2021 में भारत में होगा। हॉकी का सीनियर हॉकी वर्ल्ड कप महिलाओं का 2022 में होगा स्पेन और नीदरलैंड में, 2 देशों में होगा, स्पेन और नीदरलैंड में। ये भी ध्यान दीजिएगा, स्पेन और नीदरलैंड में कौन सा होगा? हॉकी का सीनियर वर्ल्ड कप महिलाओं का 2022 में होगा और हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप पुरुष का 2021 में भारत में होगा। 2023 में पुरुषों का सीनियर वर्ल्ड कप भारत के उड़ीसा में होगा। लेकिन हॉकी सीनियर वर्ल्ड कप महिलाओं का 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से इसे देख लीजिएगा। 2023 में पुरुषों का सीनियर वर्ल्ड कप भारत के उड़ीसा में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पुरुषों का सीनियर, तो सीनियर, जूनियर, पुरुष, महिला, ये 4
वर्ल्ड कप है, चारों के बारे में आपको जानना है, कब कहाँ कहाँ कौन सा होगा, मैंने सब बता दिया, वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है जिन्होंने अपना पद त्याग दिया? इसके महानिदेशक थे रॉबर्ट अजेवेडो। रॉबर्टो अजेवेडो इसके हेड थे, अर्थात महानिदेशक थे। इन्होंने अभी हाल ही में इससे त्याग पत्र दे दिया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ पे है? तो वर्ल्ड WHO कहाँ पे है? यह भी दोस्तों जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर WTO की बात हो रही है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले आदेशों तक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी कर्मचारियों के सभी तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने अगले आदेशों तक सत्र 2020-21 का मतलब समझते हैं, 1 अप्रैल से ये सब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च को आकर के दोस्तों समाप्त हो जाता है। कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है? कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। हाइड्रोलॉजी ईयर कब चलता है? वर्ष दोस्तों आप कमेंट में बताइए, आप गूगल करके बताइए हाइड्रो ईयर कब से शुरू होता है और कब समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ इसको शुरू किया उत्तर प्रदेश ने युवा उद्यमिता विकास अभियान भी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने युवा उद्यमिता विकास अभियान भी शुरू किया है। और इसी वीडियो में पीछे मैंने उत्तर प्रदेश पुल टेस्टिंग करने वाला, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, सब कुछ मैं आपको पहले ही बतला चुका हूँ। अन्नपूर्णा पोर्टल, ये सब यूपी के हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये सब भी ध्यान रखिए, ध्यान में बैठाइएगा। 4 बार के विश्व चैंपियन सेलेस्टियन लिखा हुआ है, लेकिन इनका नाम है सेलेस्टियल वेट्टल 2020 फार्मूला 1 सीजन के अंत में किस टीम का साथ छोड़ देंगे? तो जिस टीम के साथ रहे होंगे उसी का साथ छोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ने की बात तभी आती है जब आप किसी चीज़ को पकड़े रहिए। जब पकड़ेंगे इन्हें तो छोड़ेंगे क्या? कहने का मतलब ये है कि ये पहले किस टीम के साथ थे, उस टीम का नाम है दोस्तों फेरारी इटली की कंपनी है। गाड़ी का नाम सुने होंगे फेरारी, आप गानों में भी सुनते होंगे, तो फेरारी इटली की कंपनी है। 4 बार के विश्व चैंपियन सेलेस्टियल वेट्टल अब तक फेरारी कंपनी से जुड़े हुए थे, मतलब फेरारी की रेसिंग करते थे, फार्मूला 1 रेसर थे ये, 4 बार के विश्व चैंपियन थे। फार्मूला 1 क्या होता है ये भी अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, फार्मूला 1 का मतलब क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस नाम से एक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया? इसका नाम है कोबास 6800। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसको, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, तो मंत्रालय भी अपने दिमाग में बैठाते जाइए। ये नहीं कि एक दिन बैठेंगे और सारे मंत्रियों का नाम याद रखेंगे, जो जहाँ पे जैसे मिले उसको वहीं पर उसी प्रकार से पकड़ लीजिए। करंट अफेयर का यही फंडा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातिर स्मृति योजना की शुरुआत की है? मातिर जानते हैं? जो मातृ मतलब माता होता है, मातृ का ही एक अलग रूप है, संस्कृत जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। मातिर, इस स्मृति योजना की शुरुआत की तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। इन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया अभी, इसका नाम है एग्जिट। पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, इसका नाम है एग्जिट। 2 योजनाएं भी पिछले हफ्ते चालू हुई हैं, जो पिछले वीडियो में ही मैंने बताया, मतलब मई के 2nd वीक में शुरू हुई हैं। फिर से बतला रहा हूं, स्नेहर पोरोश और प्रोचेस्टा, ये 2 योजनाएं कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की हैं। स्नेहर पोरोश और प्रोचेस्टा। 2 एलिफेंट रिजर्व भी हैं, मतलब हाथी संरक्षित क्षेत्र भी हैं। मयूर झरना और पूर्वी द्वार, ये एग्जाम में काफ़ी आते हैं। मयूर झरना, ये क्या है? एलिफेंट रिजर्व है। मयूर झरना और पूर्वी द्वार, ये भी पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। ये दोनों काफ़ी एग्जाम में आते हैं। बक्सा और सुंदरबन 2 टाइगर रिजर्व भी हैं, 2 एलिफेंट रिजर्व भी हैं, 2 महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व भी हैं। एक का नाम है बक्सा, तो दूसरे का नाम है सुंदरबन।
सुंदरवन। और सुंदरवन कहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है? ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है सुंदरवन डेल्टा। आपने नाम सुना होगा, सुंदरी नामक वृक्ष के कारण उस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। महामारी कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? तो महामारी कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। अगर आपसे पूछे महामारी कोविड-19 से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो वो बना है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड यहाँ पहला यूरोपीय देश पूछा है। यूरोप क्या है दोस्तों? पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप। 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप का नाम क्या है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप। तो जो यूरोप महाद्वीप है, पहला यूरोप महाद्वीप का जो देश बना है वो स्लोवेनिया, लेकिन दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य अगर आपसे पूछ ले कोरोना से पहला राज्य बताइए जो कोरोना से मुक्त घोषित किया गया है? गोवा। गोवा भारत का प्रथम राज्य है जो कोरोना से मुक्त घोषित किया गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन दिमाग में बैठाइएगा। भारत का पहला राज्य, दुनिया का पहला देश, यूरोप का पहला देश बना है स्लोवेनिया। यूरोप का पहला देश कौन सा बना है दोस्तों? स्लोवेनिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नए दिशा निर्देशों के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जुटाए गए डेटा को अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है? मतलब सेव करके सेफ रखा जा सकता है, तो अधिकतम 180 दिनों तक इसे सेफ रखा जा सकता है नए दिशा निर्देशों के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA, सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA की रिपोर्ट के अनुसार 40 साल में पहली बार किस देश में जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है? 40 साल में पहली बार किस देश में जहरीली गैस CO2 के उत्सर्जन में कमी आई है दोस्तों? भारत। क्यों आई है? कोरोना वायरस के चलते गाड़ियां और फैक्ट्रियां सब बंद हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, इन सब गैसों का उत्सर्जन उतना नहीं हो पा रहा है। इस वजह से इन्वायरमेंट के लिए अगर कहिए तो महामारी फ्रेंडली है, महामारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, मनुष्य के लिए खराब है। लेकिन अगर महामारी ना आए तो जो फैक्ट्रियां हैं वो इन्वायरमेंट के लिए खराब है, मनुष्य के लिए अच्छी हैं। तो जो चीज़ें मनुष्य के लिए ज़्यादा सुखदायी हैं वो इन्वायरमेंट के लिए खराब है, जो मनुष्य के लिए कम सुखदायी हैं वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मनुष्य की सुविधाओं और इन्वायरमेंट के बीच में, इनवर्स प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरलाइंस माइनस कोरोना, जो हाल ही में खबरों में है, किसका एक प्रकार है? इसका नाम है एयरलाइंस माइनस कोरोना। तो यह रोबोट का एक प्रकार है, एयरलाइंस माइनस कोरोना। यह रोबोट रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर जहां भी भीड़ ज़्यादा है वहां पर सैनिटाइजेशन कर सकता है। इस रोबोट का नाम है एयरलाइंस माइनस कोरोना। माइनस कोरोना मीन्स कोरोना को घटाओ, एयरलाइंस माइनस कोरोना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। CERT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। CERT इन के अनुसार मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने वाले, मोबाइल बैंकिंग का मतलब जैसे आप फोन पे, गूगल पे, भीम, इंडिया पेमेंट बैंक, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। उपयोगकर्ता एक नए मैलवेयर की चपेट में आ सकते हैं। मतलब जो लोग मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं, CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की रिपोर्ट के अनुसार वो लोग एक वायरस की चपेट में आ सकते हैं। उनका उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम है दोस्तों इवेंट बॉट, EVENT, स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, EVENT, इवेंट बोट वायरस की चपेट में आ सकते हैं, ऐसा कहना है CERT का, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शहर की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, जानते ही हैं, थर्मल मीन्स गर्मी, तो गर्मी को ही मेनली ना पाता है। थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है। ये क्या है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर? तो दोस्तों यह इस टाइप का इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से आप 15 फीट की दूरी से पुलिस किसी भी व्यक्ति का तापमान नाप सकती है। मान लो आप पुलिस हो तो आप किसी भी व्यक्ति का
तापमान 15 मीटर, सॉरी फीट नहीं, 15 मीटर की दूरी से ही उस व्यक्ति का टेम्परेचर नाप सकते हो। और थर्मल स्क्रीनिंग ही इस टाइम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के पास उतनी टेक्नोलॉजी, उतने इक्विपमेंट नहीं है कि कोरोना वायरस की प्योर टेस्टिंग कर सके। कोरोना वायरस की प्योर टेस्टिंग करने में एक व्यक्ति पे 4500 का खर्चा आता है। ध्यान रखिएगा, सही से टेस्टिंग करने में 4500 का खर्चा आता है। कहने का मतलब ये है, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विथ साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब क्या होता है दोस्तों? जब कोई महामारी पूरे विश्व पे, ग्लोब पे फैल जाए उसे पेंडेमिक बोलते हैं। जब कोई महामारी किसी एक रीजन में हो, किसी एक क्षेत्र में हो, किसी एक देश में हो, तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। और किसी महामारी को पेंडेमिक या एपिडेमिक घोषित करने का जो अधिकार क्षेत्र है वो किसके पास है? WHO, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो WHO ने कोरोना को पेंडेमिक घोषित किया है। तो साइको सोशियो इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विथ पर आधारित कितनी किताबें हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च की? तो 7 किताबें मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च की है। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। HRD मिनिस्टर बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कोरोना वायरस की वजह से मानसिक तनाव, साइको सोशियो, काफ़ी लोगों को मानसिक तनाव हो जाता है, तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए इन किताबों को लॉन्च किया गया। मतलब इन किताबों को पढ़ के आप मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया है? इसका नाम है दोस्तों समर्थ। इसका दो नाम है समर्थ, ERP, समर्थ ERP। अब ये ERP क्या है? ERP को फुल फॉर्म है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP। मेनली इसका नाम है समर्थ, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस देश ने मानव संसाधन विकास मंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वुहान डेयरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? वो ऐसा माना जाता है कि कोरोना वुहान शहर से ही सबसे पहले मिला था। मतलब कोरोना की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुआ, जो यहाँ पे लिखा गया है वुहान है, ऐसा माना जाता है। और इस पुस्तक को लिखा है फांग फांग। इस पुस्तक को किसने लिखा है दोस्तों? फांग फांग ने। इस पुस्तक को लिखा है फांग फांग ने। अच्छा, बात चीन की हो रही है तो चीन के बारे में एक चीज़ और बतलाते हैं कि चीन में एक दलाई लामा होते हैं, और एक दोस्तों होते हैं पंचेन लामा। ध्यान दीजिएगा, तो ये पंचेन लामा और दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं है। पंचेन लामा और दलाई लामा एक पोस्ट का नाम है। तो अमेरिका ने चीन से, इस समय अमेरिका और चीन के बीच में वार चल रहा है। आप शीत युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि बातों से जो युद्ध होता है उसे शीत युद्ध कहता है। तो चीन ने क्या किया था, तिब्बत के जो बौद्ध धर्म के, जो तिब्बत के, क्योंकि चीन में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा है और तिब्बत चीन के कंट्रोल में है, तो इस वजह से तिब्बत के जो बौद्ध धर्म के हेड होते हैं उसे दलाई लामा बोलते हैं, और उनसे निचले वाले को हम पंचेन लामा बोलते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी के पुस्तक के लेखक हैं फांग फांग। तो चीन ने इनको 6 साल की उम्र में ही बंदी बनाया था। किनको? पंचेन लामा को। अब वो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वो जो भी उसके तिब्बत के पंचेन लामा थे, आपको मैंने बता दिया, ये पोस्ट का नाम है। तिब्बत में बौद्ध धर्म में अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे दलाई लामा, पंचेन लामा। तो पंचेन लामा को चीन ने 6 साल की उम्र में ही बंदी बना लिया था। तिब्बत के बौद्ध धर्म में जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं दलाई लामा, यह एक पद का नाम है। तिब्बत की राजधानी लहासा है। हालांकि यह इस टाइम तिब्बत के कंट्रोल, चीन के कंट्रोल में है, लेकिन तिब्बत की राजधानी कोई पूछ दे आपसे तो लहासा है। बौद्ध धर्म में लोसार और बेसाक,
लोसार और बैसाख त्यौहार प्रमुख है। बौद्ध धर्म में दोस्तों लोसार और बैसाख त्यौहार प्रमुख है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो अमेरिका ने अपील किया है चीन से कि वो पंचेन लामा को छोड़ दे, जिसको 6 साल की उम्र में जो है बंदी बनाया था चीन ने, और वो बौद्ध धर्म के, तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा है, जिनको जो अभी चाइना के कंट्रोल में 11वें पंचेन लामा है इसमें। और जो उसके दलाई लामा है तिब्बती बौद्ध धर्म के, वो इस टाइम इधर उधर दुनिया में विचरण कर रहे हैं, घूम टहल रहे हैं। तो किस राज्य को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी दी गई है? किस राज्य को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी दी गई है इस टाइम तक? तो दोस्तों अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को इसी चक्रवात से लड़ने के लिए अभी भी दिया है। लेकिन चूंकि मैं ये वीडियो जो बनाया हूँ, ये वीडियो दोस्तों करंट अफेयर है और कहाँ का, मई 3rd वीक का, इसलिए इसमें उसकी चर्चा नहीं करूँगा। तो उड़ीसा की सरकार को चेतावनी दी गई है। वैसे तो इसका प्रभाव कई राज्यों में देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव उड़ीसा में देखने को मिलेगा अम्फान का। और ये जो अम्फान, भारत में चक्रवात को चक्रवात कहते हैं, अमेरिका में उसे हरिकेन कहते हैं। तो ये अम्फान नाम जो दिया गया है इस चक्रवात को, ये नाम दिया थाईलैंड ने। ये अम्फान नाम, इस चक्रवात को अम्फान नाम किसने दिया? थाईलैंड ने। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जुबैर इकबाल को। किसको? जुबैर इकबाल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया? तो ये राज्य दोस्तों, जाहिर सी बात है राजीव गांधी लगा हुआ है, तो कोई बीजेपी गवर्निंग स्टेट तो होगा नहीं, कांग्रेस गवर्निंग स्टेट होगा। तो इस टाइम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो और पंजाब में भी है। तो चूंकि अगर पंजाब हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो जाहिर सी बात है राजीव गांधी के नाम पे बीजेपी तो कोई योजना शुरू नहीं करेगी। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और एक बात आपको और बता दूं, जो लोग हंस रहे थे उनकी जानकारी के लिए, न्याय योजना जो राहुल गांधी ने घोषणा की थी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कि कांग्रेस पार्टी को आप जिताइए। मैं कांग्रेस का प्रचार नहीं कर रहा हूं, न बीजेपी की बुराई कर रहा हूं, जो फैक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूं। फैक्ट ये है कि जो न्याय योजना है इसको फ्रेम किया था अभिजीत बनर्जी ने। इसी योजना को राहुल गांधी बार बार जनता के सामने चिल्ला रहे थे कि मैं एक व्यक्ति को, जो देश की 20% गरीब जनता है, उसको मैं, उसमें से एक व्यक्ति को मैं 72,000 रुपए दूंगा। अब एक व्यक्ति को देने की बात की थी उन्होंने कि एक परिवार को, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि इस न्याय योजना को फ्रेम किया था अभिजीत बनर्जी ने। और इस साल अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी को मिला है। इन्होंने ही न्याय योजना को फ्रेम किया था। तो आप देखिए, मनरेगा कांग्रेस लाई और न्याय योजना धीरे धीरे कांग्रेस रूलिंग स्टेट जो है वहां पे ला रही है, और उम्मीद है कि केंद्र में जब भी वो आएगी न्याय योजना को इंप्लीमेंट करेगी। और इस योजना को फ्रेम जिस अर्थशास्त्री ने किया था उसको इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। जिसको जनता नहीं समझ पाई उसे नोबेल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है उसने समझ लिया। ठीक है, वो अपना अपना विचार है, लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा था कि न्याय योजना को ड्राफ्टिंग अभिजीत बनर्जी ने की थी, और अभिजीत बनर्जी को इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के माध्यम से मछुआरों के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 20,000 करोड़। 20 लाख करोड़ मत समझिएगा, ये 20,000 करोड़ है, क्योंकि 20 लाख करोड़ जो दिया गया है दोस्तों, वो 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर योजना जो यूपी केंद्र सरकार की है, आत्मनिर्भर योजना के तहत 20 लाख करोड़ दिया गया है। और यानी मछली संपदा योजना के लिए मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। परजीवी कवक, इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट फंजाई। परजीवी कवक, इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट फंजाई की एक प्रजाति जो हाल ही में खोजी गई, किसके नाम पर इस प्रजाति का नाम रखा गया? दोस्तों ट्विटर के नाम पर इस प्रजाति का नाम रखा गया है। किसके नाम पर? ट्विटर। ट्विटर क्या है? आपने नाम सुना होगा, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक सब आप सुने होंगे। फेसबुक के फाउंडर का नाम है मार्क जुकरबर्ग। व्हाट्सएप के फाउंडर थे ब्रायन एक्टन जैनकॉम। ब्रायन एक्टन
जैन कॉम। और आप लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे इसलिए मैं बतला रहा हूँ। ट्विटर का फाउंडर का नाम आप हमें कमेंट में बताइए। इंस्टाग्राम के फाउंडर का नाम मैं बतला दे रहा हूँ, केविन स्ट्राम माइक्रेगर। इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया है, लेकिन ट्विटर को अभी तक फेसबुक ने नहीं खरीदा है। तो ट्विटर का आप बताइए। मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बता दिया। इस परजीवी कवक का नाम रखा गया दोस्तों ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। इस परजीवी कवक का नाम रखा गया है, ट्विटर के नाम पर रखा गया है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी, TWITTERI ट्विटेरी। ट्विटर के नाम से रखा गया है ट्विटेरी, TWITTERI ट्विटेरी। तो इसका नाम रखा गया है दोस्तों ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। तो ट्विटर के नाम पे रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। वित्त मंत्री ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा पहले 49% थी, अब बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। इन्होंने FDI को 49% था जो उसे बढ़ाकर कर दिया 74%। तो क्वेश्चन पूछा कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो बढ़ा है 25%। कितना परसेंट बढ़कर हो गया है? 74%। कितना परसेंट था? 49%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलायंस जियो ने अपने कितने प्रतिशत शेयर न्यूयॉर्क स्थित एक निजी इक्विटी फर्म है जिसका नाम है जनरल अटलांटिक को बेचे हैं? रिलायंस जियो अपनी हिस्सेदारी रिलायंस जियो अपनी जो कंपनी है उस पर काफ़ी कर्जा हो गया था। मैं आपको बताऊं 67,000 करोड़ रुपए वो अपने शेयर को बेच करके लगभग चुका है। तो फेसबुक को इसने बेचा दोस्तों रिलायंस जियो ने 9.99%, अर्थात रिलायंस जियो में अब 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है फेसबुक ने, जिसके फाउंडर थे मार्क जुगरबर्ग। आपको बतला चुका हूं। और सिल्वर लेक एक अमेरिका की कंपनी है, आपको पिछले वीडियो में बताया 1.15% इसने खरीद लिया फेसबुक में। और एक कंपनी थी दोस्तों विस्टा, VISTA विस्टा ने 2.32% खरीद लिया, 2.32%। किसमें? रिलायंस जियो में। और अब जनरल अटलांटिक चौथी कंपनी बन गई जिसने रिलायंस जियो में 1.34% खरीद लिया। लगभग 14 से 15% हिस्सेदारी रिलायंस जियो ने अपना बेच दिया है और उस पर काफ़ी कर्जा हो गया था, तो उसने 67,000 करोड़ रुपए के आसपास की अपना कर्ज जो है वो चुका दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये बने हैं 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 क्या है? G20 मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 विकासशील और विकसित देशों के समूह को G20 कहता है। और G7 जो पहले G8 था, बीच में G6 था, इस टाइम G7 है। G7 जो है वो भी एक ग्रुप है, उसमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन G20 का भारत सदस्य है और G7 का भारत सदस्य नहीं है। कि व्यापार तो इसकी बैठक इस बार सऊदी अरब में हुई दोस्तों, और जो वर्चुअल कई बैठकें होती हैं इसकी, जो है अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है, प्रधानमंत्री की बैठक अलग होती है, वित्त मंत्री की बैठक अलग होती है, RBI की इसके गवर्नर की बैठक अलग होती है। मतलब उस देश के जो हाई लेवल बैंक हैं उनके जो डायरेक्टर वगैरह हैं वो सब जाके आपस में अलग मिलते हैं, और रक्षा मंत्री इनके अलग अलग मिलते हैं G20 के। तो इनकी काफ़ी बैठकें होती हैं, लेकिन जितनी बैठकें होंगी हर साल एक जगह जो बैठक होगी, जो शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी, वहीं पर सारी बैठकें होंगी। तो इस बार दोस्तों व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक हुई, तो हमारे व्यापार मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो इन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य के माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा के शेष बचे हुए पेपर की परीक्षा नहीं ली जाएगी? किस राज्य ने घोषणा की है कि 10वीं की परीक्षा के जो पेपर हो गए थे वो तो ठीक है, कोरोना की वजह से जो नहीं हो पाए वो अब नहीं होंगे, ऐसा किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इससे पहले मैं आपको बतला चुका हूं पिछले वीडियो में, पंजाब की सरकार ने यह कहा था कि 5वीं से 10वीं तक के बच्चों की परीक्षा नहीं ली जाएगी, सबको पास कर दिया जाएगा। 5वीं से 10वीं तक के बच्चों की परीक्षा नहीं ली जाएगी इस साल। तो पंजाब सरकार ने ऐसी घोषणा की थी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और CM है इसके कैप्टन अमरिंदर सिंह। मध्य प्रदेश ने एक और योजना आप जान लीजिए, FIR आपके द्वारा शुरू की थी। आपको पिछले वीडियो में मई के 2nd वीक वाले वीडियो में मैंने
बतलाया था, FIR आपके द्वारा, तथा अच्छा काम करने पर पुलिस वालों को करमवीर मेडल देने की शुरुआत भी, पुलिस कर्मियों को करमवीर मेडल भी देने की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। मध्य प्रदेश सरकार की इतनी योजनाएं हैं, अगर आप वीडियो बनाइए तो कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार पर वीडियो बनाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम नामक गीत गाया है? आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, अर्थात मई के तृतीय सप्ताह की बात है। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसकी भावनाओं को सलाम करते हुए कितने गायकों ने जयतु जयतु भारतम नामक गीत गाया है? 2011 गायक थे। इस गायन में लता मंगेशकर सरीखे देश की शीर्ष गायिकाएं और गायक शामिल हुए थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कितने गायक ने इस गीत को गाया, जयतु जयतु भारतम नामक गीत गाया? 211 गायकों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल, प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू की? तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की काफ़ी योजनाएं मैं पीछे भी आपको गिनवा चुका हूं। चरण पादुका पहल के तहत जो मजदूर नंगे पांव चल रहे हैं उनको जूते और चप्पल देगी सरकार। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं और 7 टाइगर रिजर्व हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और मध्य प्रदेश की काफ़ी योजनाएं हैं, जैसे त्रिकुटी योजना भी मध्य प्रदेश की है, मैंने आपको बताया था, और अमृत योजना, जीवन अमृत योजना, ये सब योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की ही हैं। केंद्र सरकार ने 2020-21 की अवधि के लिए राज्योयों की उधार लेने की लिमिट को सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे होना चाहिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितने फीसदी कर लिया है? कहने का मतलब ये है, अभी तक अथॉरिटी था दोस्तों कि राज्य जो है, जो भी जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, तो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होगा, इंग्लिश में उसे GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP भारत का भी होता है, GDP उत्तर प्रदेश का भी होता है। तो उत्तर प्रदेश का GDP जितना होगा वो अपने GDP का अब तक 3% उधार, मतलब अगर इसका GDP 100 रुपया है तो 3 रुपया ये केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश अब तक उधार ले सकती थी, लेकिन अब इसको केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 5% कर दिया है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश का GDP 100 रुपया है तो 5 रुपया केंद्र सरकार से उधार ले सकती है। उसी 100 रुपये का 5 रुपया 5% हुआ और 100 रुपये का 3 रुपया 3% हुआ। उम्मीद करता हूँ प्रतिशत का कंसेप्ट आप लोग का क्लियर है। तो पहले ये जानिए कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार ले सकती है। कितना उधार ले सकती है? अपने GDP का 3% ले सकती थी, अब उसे बढ़ा करके 5% कर दिया गया है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ज़्यादा लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि 3% पहले था, लेकिन करंट पढ़ने का दोस्तों यही लाभ है कि 3% था ये भी जान गए और वर्तमान समय में 5% हो गया ये भी पता चल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा बैंक वीडियो KYC की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो वीडियो KYC की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है और कोटक महिंद्रा के चेयरमैन है उदय कोटक। उदय कोटक कोटक महिंद्रा के चेयरमैन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों को वीडियो कॉलिंग सुविधा और टीवी सेट प्रदान करने का निर्णय लिया? मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 रोगियों को, ताकि वो बोर ना हो, मनोरंजन की सुविधा देने के लिए उनको वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी है और टीवी सेट भी प्रदान किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। वो अपने मरीजों का काफ़ी ख्याल रख रही है, उनकी योजनाओं से ही स्पष्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश भर में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी पहल शुरू की? इसका नाम है दोस्तों PM प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक यानी ई-विद्या योजना। प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी सक्रिय मामलों से उबरने के बाद कोविड-19 मुक्त हो गया? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सभी सक्रिय मामलों से उबरने के बाद कोविड-19 मुक्त हो गया। और मैंने आपको बताया कि भारत का प्रथम राज्य जो कोविड-19 मुक्त हुआ है गोवा है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, मोडेर्ना फर्म द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सकारात्मक
परिणाम दिखाने वाली पहली वैक्सीन बनी है। यह फर्म किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह फर्म स्थित है अमेरिका में। कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में। इस वैक्सीन की टेस्टिंग की गई, वैक्सीन की हिंदी होती है टीका, इस टीके की टेस्टिंग की गई और इसके परिणाम सकारात्मक रहे। तो ये जो फर्म है ये अमेरिका में स्थित है, यानी अमेरिका ने कर दिखाया। क्वेश्चन नंबर 41, किस मंत्रालय ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। आपको पता होगा कि एक संस्था है दोस्तों, एजेंसी बोल दीजिए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी। भारत में बहुत सारे एग्जाम करवाती है, जैसे JEE का एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, जो मेडिकल के बच्चों के लिए नीट का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए JEE का एग्जाम होता है, जिसे अब IIT के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में जानते हैं। तो ये सब एग्जाम करवाती है कौन? NTA। कौन करवाती है संस्था? NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी करवाती है। उन एग्जाम के मॉक टेस्ट, अर्थात आप प्रैक्टिस सेट, मान लीजिए कि पहले एग्जाम को देखने के पहले कुछ प्रैक्टिस सेट आप नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप पर देख सकते हैं। ये ऐप है नेशनल टेस्ट अभ्यास। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए आप। नेट, JEE जो भी एग्जाम NTA कराती है, मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी कराती है, तो नेशनल टेस्ट एजेंसी के सारे एग्जाम जो कराए जाते हैं उसके मॉक टेस्ट अर्थात प्रैक्टिस सेट आप इस ऐप पर कर सकते हैं। तो इसको जारी किया दोस्तों, लॉन्च किया मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। जैसे सीटेट का एग्जाम होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दो मंत्रालय महत्वपूर्ण है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और MSME, क्योंकि इस मंत्रालय से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, इस MSME मंत्रालय से लगभग 20 से 25% GDP भारत का आता है। MSE मंत्रालय से भारत का 20 से 25% GDP लगभग आता है दोस्तों। तो भारत पढ़े ऑनलाइन भी HRD मिनिस्ट्री ने शुरू किया था। भारत पढ़े ऑनलाइन भी HRD मिनिस्ट्री ने शुरू किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे 2019 के एलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैंने पुरस्कार और सम्मान का एक डिस्क्रीट वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। वो जनवरी टू अप्रैल तक के सारे पुरस्कार और सम्मान क्लियर हैं उसमें। जनवरी टू अप्रैल और मई माह का मेरा आप जो तीनों सप्ताह है, उन तीनों सप्ताह के वीडियो देख लेंगे तो सारे पुरस्कार, सम्मान, सारे सूचकांक सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को लगभग कवर कर दिया है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर के नाम से हमारा प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। टॉपिक वाइज मैंने जनवरी टू अप्रैल 2020 के सारे करंट अफेयर लगभग कवर हैं। तो हाल ही में किसे 2019 के एलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विनय बदवार। ये भारत के हाइड्रोग्राफर हैं, भारत के हाइड्रोग्राफर हैं, हाइड्रोग्राफर हैं। अब देखिए तो हाइड्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी, मतलब पानी के अध्ययन को हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वर्षा, पानी और ये सब अनुमान, रेनफॉल वगैरह नापता है, वो स्थित है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये स्थित है भारत के दिल्ली में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत के दिल्ली में स्थित है और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये सारे काम जो है, जितने भी काम होते हैं इन सबको कौन करता है दोस्तों? तो इन सबको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं, जैसे रेनफॉल कितना हुआ, इंडिया का एवरेज रेनफॉल कितना है, दिल्ली का एवरेज रेनफॉल कितना है, रेनफॉल मतलब वर्षा, एवरेज वर्षा कितना है, तो उसको हाइट में नापा जाता है दोस्तों। 120 सेंटीमीटर, कहीं 80 सेंटीमीटर, कहीं 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर वर्षा मतलब क्या? अब इसको आप समझने के लिए आपको हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है विनय बदवार भारत के हाइड्रोग्राफर हैं, मतलब हाइड्रोग्राफ बनाने का काम करते हैं। यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसमें किसी पद पर रहे होंगे, मुझे भी नहीं पता है, जितना पता था मैंने बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। क्योंकि बार बार इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि इस टाइम कोरोना वायरस का प्रकोप है और कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है कोविड-19। जिस वायरस से वो बीमारी हो रही है उसका नाम है सार्स कोविड-2, SARS, सार्स COV, कोविड-2, सार्स कोविड-2 उस वायरस का नाम है जिस बीमारी से कोविड-19 हो रहा है। तो कौन सा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 2 वर्षों के दौरान
2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। तो आपको पता है कि अमेरिका ने क्या किया था, WHO की फंडिंग रोक दी थी। तो उस फंडिंग की भरपाई करने के लिए चीन अब 2 वर्षों के दौरान 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। किसको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस आधानोम। WHO का हेडक्वार्टर बार बार बतला चुका हूं, जिनेवा में है। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी, यही इसकी एग्जैक्ट मुद्रा है दोस्तों, रेनमिनबी। और कुछ आप युआन वगैरह अगर जानते हैं तो वो, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ईरान की जो मुद्रा है रियाल को कन्वर्ट करके कोमट कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से रेनमिनबी चीन की वास्तविक मुद्रा है, ध्यान दीजिएगा। और जो आप युआन वुहान जानते हैं वो सब उसकी छोटी, जैसे भारत में रुपया है, रुपया से छोटा पैसा, जो उस प्रकार की मुद्रा है। तो अगर एग्जाम में रेनमिनबी रहे तो आपको रेनमिनबी ही लगाना है कि चीन की मुद्रा क्या है, रेनमिनबी। इसे युआन नहीं बोलते हैं, एक रेनमिनबी बराबर कुछ युआन होता है। जैसे एक टोमस बराबर, कल मैंने बताया था, 10,000 रियाल होगा। तो ईरान की मुद्रा पहले रियाल थी, अब बदल करके जो पिछले वीडियो मैंने बताया था टोमस हो गई है। और तथा चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। तो ये रहे दोस्तों इस सप्ताह के, अर्थात मई माह के तृतीय सप्ताह के महत्वपूर्ण MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव दे दीजिएगा, ताकि हम आगे और भी बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।